कक्षा 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कक्षाओं में हमने कोशिका का इतिहास और कोशिका भित्ति का जो परीक्षण है या कोशिका भित्ति में क्या क्या जो अल्पपराशरी विलयन, समपराशरी, अतिपराशरी विलयन, इसका हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका में उपस्थित जो विभिन्न कोशिकांग हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति का अध्ययन तो हमने कर लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य क्या है आप देखेंगे। जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो तो उसमें मध्य में या चारों तरफ, कोशिका के चारों, जैसे एक कोई गोल कोशिका है तो उसके भीतर जो है चारों तरफ जो है कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो वह तरल पदार्थ क्या होता है, वह तरल पदार्थ जो होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट वर्णक जिसे कहते हैं, जिसके कारण से हरा कलर दिखाई देता है पादप कोशिका में, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, केंद्रक है आदि। ये सभी कोशिकांग जो हैं कोशिका द्रव्य पर बिखरे रहते हैं या पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य जो होता है यह उनका आधार है, जिसे आधार द्रव्य भी कहा जाता है, यानी कि बेस है, और जिसमें विभिन्न प्रकार के संचित पदार्थ, स्रावी पदार्थ व अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। और कोशिका द्रव्य में जो है आमतौर पर अधिक मात्रा में पानी होता है। तो कोशिका द्रव्य आप लोग समझ गए होंगे, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या होता है, यह तरल पदार्थ होता है और जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग हैं वह उसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, केंद्रक आदि, ये सभी उसमें पाए जाते हैं। और इसमें बहुत सारे जो संचित पदार्थ हैं, स्टोरेज मटेरियल, उसका स्रावी पदार्थ जिसको शरीर से बाहर करना है, अवशिष्ट पदार्थ, ये सभी पदार्थ उसमें पाए जाते हैं और इसमें अधिक मात्रा में जल पाए जाते हैं। यह हो गया कोशिका द्रव्य। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे केंद्रक। तो केंद्रक क्या है, केंद्रक का कोशिका के इतिहास में आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज 1831 में किया था। जो कोशिका के मध्य में स्थित जो संरचना है उसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। न्यूक्लियस यानी केंद्रक का ही इंग्लिश नाम होता है न्यूक्लियस। यह कोशिका का महत्वपूर्ण अंग होता है और इसी से ही बहुत सारे अंगों का निर्माण भी हो सकता है। ठीक है, और यह कोशिका रॉबर्ट हुक ने पादप एवं जंतु कोशिका का भी अध्ययन किया था। और एक घटना आता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, और पौधे की जो फ्लोएम ऊतक, एक लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि स्तनधारी प्राणियों में, मैमल्स में, यानी कि जितने भी जो चतुष्पादी जीव आते हैं, हम लोग मानव जाति आते हैं, स्तनधारी प्राणी, ठीक है, उनमें लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स पाए जाते हैं। और पौधों में जो फ्लोएम ऊतक, ठीक है, उनकी कोशिकाओं में सामान्यतः हम देखें तो सभी कोशिकाओं में केंद्रक सुस्पष्ट होता है, परंतु लाल रक्त कणिकाओं में एवं फ्लोएम ऊतक, जो पौधे में फ्लोएम ऊतक होते हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनमें केंद्रक जो होता है शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और इसलिए उसमें आगे तक या कोशिकाओं में पूर्ण रूप से केंद्रक विहीन होते हैं। ठीक है, ये उसके अपवाद हैं। और बाकी सभी कोशिकाओं में उनके मध्य भाग पर एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। अब केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। धागेनुमा संरचना, केंद्रक में धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहा जाते हैं। केंद्रक में उपस्थित जो धागेनुमा संरचनाएं हैं उन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है, जो आनुवांशिक पदार्थ बने होते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमेटिन है वो आनुवांशिक पदार्थ से जो है बने होते हैं और ये विभाजित भी होते हैं, यानी कि कोशिका का विभाजन होता है तो केंद्रक में उपस्थित जो आनुवांशिक पदार्थ हैं वो भी विभाजित होते हैं। और जब ये विभाजित होते हैं और छड़ का रूप ले लेते हैं, यानी क्रोमेटिन छड़ के रूप में इनका आकृति हो जाते हैं, तब उन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है। जो गुणसूत्र क्या होते हैं, आनुवांशिकता की इकाई होती हैं और माता पिता के जो लक्षण होते हैं संतति तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, गुणसूत्र करते हैं। और यह गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे
हम पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि केंद्रक जो क्या होता है, कोशिका के सभी कार्यों का संचालन व नियंत्रण करता है। और जीवों में गुणों का निर्धारण भी, चूँकि यहाँ पर गुणसूत्र के अंदर डीएनए आरएनए मटेरियल होते हैं, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, गुणों का निर्धारण करते हैं। यानी कि हमारे शरीर का संरचना किस प्रकार से होगा, हाथ कहाँ होगा, पैर कहाँ होगा, ठीक है, नाभि कहाँ होगा, और विशिष्ट प्रकार के जो अंग कहाँ उत्पन्न होंगी और कैसे उनका उत्पन्न या प्रादुर्भाव होगा, इन सभी का जो निर्धारण है वह डीएनए आरएनए मटेरियल करते हैं। और यह डीएनए आरएनए मटेरियल केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र के अंदर उपस्थित होते हैं। और केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जैसे कोशिका झिल्ली पाई जाती है, वैसे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और केंद्रक के मध्य एक झिल्ली होती है, जैसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और यह केंद्रक झिल्ली भी कोशिका झिल्ली के समान कार्य करता है, यानी कि वह भी चयनात्मक पारगम्य होता है, यानी कि कुछ विशिष्ट पदार्थों को कुछ विशिष्ट पदार्थों को केंद्रक के अंदर आने जाने देता है। ठीक है, केंद्रक तो मध्य भाग में होता है, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म होता है, और केंद्रक और साइटोप्लाज्म के मध्य में केंद्रक झिल्ली उत्पन्न होता है या प्रजनन होता है। तो इसका कार्य भी कोशिका झिल्ली के समान होता है, यानी चयनात्मक पारगम्य होता है और विशिष्ट पदार्थों को ही जीवों के अंदर आने जाने देता है, केंद्रक के अंदर आने जाने देता है। और इसी के आधार पर जो है प्राणियों का वर्गीकरण भी होता है, यानी केंद्रक झिल्ली उपस्थित है तो यूकैरियोटिक वर्ग होगा या यूकैरियोटिक वर्ग की कोशिकाएं होंगी, और यदि केंद्रक झिल्ली नहीं होगा तो प्रोकैरियोटिक वर्ग की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है केंद्रक का यहाँ पर अध्ययन हुआ। उसके बाद हम देखेंगे एक प्रयोग है, केंद्रक से संबंधित एक प्रयोग है जो एसिटाबुलेरिया का प्रयोग भी कहा जाता है। यह महान वैज्ञानिक जोकिम हैमरलिंग के द्वारा यह किया गया था। यानी केंद्रक जो है सभी गुणों का निर्धारण करता है। ठीक है, इसके प्रमाण के लिए जो हैं, जो जर्मन जीव वैज्ञानिक हैं जोकिम हैमरलिंग ने 1934 में एक प्रयोग किया, और वह प्रयोग किस में किया, समुद्री शैवाल में, जिसका नाम था एसिटाबुलेरिया। इसलिए इस प्रयोग का नाम एसिटाबुलेरिया का प्रयोग कहा गया। ठीक है, तो इसके लिए पहले उन्होंने क्या किया, एक समुद्री शैवाल जो एक कोशिकी जीव है, ध्यान देंगे, समुद्री शैवाल जो है जो एक कोशिकी जीव है उसको उन्होंने लाया, और इस शैवाल में जो है 3 भाग होते हैं। एक आधार भाग होता है जो सबसे नीचे होता है, उसके बाद डंठल भाग होता है, आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, यह जो शैवाल है एसिटाबुलेरिया शैवाल है, इसमें 3 भाग होते हैं। एक आधार भाग जो गोल है वह सबसे नीचे है, आधार भाग। उसके बाद डंठल होता है, आधार भाग के ऊपर एक लंबा संरचना। ठीक है, और लंबे संरचना के ऊपर अलग अलग जातियों की, ठीक है, अलग अलग प्रकार की टोपियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और यह टोपियाँ जो हैं, यह टोपी जो हैं कुछ छातेनुमा के रूप में होता है, कुछ फूल के समान होता है। तो ये टोपियों की अलग अलग संरचना होती हैं। ठीक है, किसी में उल्टे छाते के समान टोपी, किसी में फूल के समान टोपी। ये टोपी जो है ये आधार के ऊपर जो डंठल वाले भाग है, डंठल में उग जाती हैं। तो हैमरलिंग ने फूल जैसी टोपी वाले शैवाल का केवल आधार लिया। ठीक है, यह जो टोपी का प्रकार है वह फूल जैसा प्रकार भी है, उल्टे छातेनुमा प्रकार है। तो जोकिम हैमरलिंग ने जो लिया, ठीक है, वो फूल जैसा टोपी वाला एक ऐसे शैवाल लिया, जिसमें उसका आधार लिया। ठीक है, आधार लिया, और इस पर जो है छातेनुमा टोपी वाले फूल जैसा जो टोपी वाला जो शैवाल लिया, परंतु उसका आधार और डंठल भाग लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आधार और डंठल भाग, और उन्होंने इस पर जो है छातेनुमा टोपी वाला जो संरचना वाला जो शैवाल है उसका यहाँ टोप लगा दिया। तो क्या होता है यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद जो टोपी है वह उसके ऊपर छातेनुमा फूल का मिला जुला मतलब एक आधार उपस्थित रहता है, ऐसा उग जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक आधार लिया, फिर इस पर एक छातेनुमा टोपी वाला शैवाल का जो डंठल है वह रोप दिया। तो इससे देखते हैं कि जब एक नया जो छातानुमा टोपी वाला जो निकला वह जो है मिला जुला था, यानी कि जो टोपी वाला
जो शैवाल और जो छातेनुमा शैवाल, वह दोनों का मिला जुला एक टोपी तैयार हुआ। तो यह क्या होता है, डंठल और आधार ये दोनों मिलकर जो है एक नया टोपी बनाए हैं। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि इसको फिर जो क्या हुआ, इससे स्पष्ट हुआ कि जो आधार भाग है और डंठल भाग दोनों मिलकर एक नया भाग का निर्माण कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने इस टोपी को फिर काट दिया। ठीक है, जो नया टोपी निकला था, जो टोपी वाला भाग, जो फूल जैसा टोपी और छातेनुमा टोपी, आप लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले से मैं बता रहा हूँ, एस्टेटाबुलेरिया प्रयोग के लिए जोकिम हैमरलिंग ने एक शैवाल लिया, और शैवाल क्या था, शैवाल बिना टोपी वाला था, जिसमें उसका आधार भाग और डंठल भाग था, और वह जो शैवाल लिया वह क्या था, फूल जैसा टोपी वाला था, परंतु उसमें केवल फूल वाला भाग को, टोपी वाला भाग को हटा दिया और डंठल और आधार लिया, और अब इसमें छाते वाला टोपी इसमें फिट कर दिया। ठीक है, छाते वाला टोपी फिट कर दिया, फिर इस टोपी को काट दिया। फिर इसमें से क्या निकला, एक मिला जुला रूप, जो टोपी वाला फूल वाला टोपी और छाते वाला टोपी दोनों का मिला जुला रूप वाला एक टोपी तैयार हुआ। ठीक है, तो यह जो टोपी तैयार हुआ वो किससे तैयार हुआ, जो डंठल भाग और आधार भाग से मिलकर तैयार हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने फिर उस टोपी को काट दिया, जो नया वाला टोपी निकला था। फिर से टोपी को काटने पर उसमें फिर एक बार जो नया टोपी निकला वो फूल जैसा टोपी था, जो पुनः जो पहले लिए थे वैसे फिर प्राप्त हुआ। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि आधार से जो है विभिन्न प्रकार के टोपी युक्त संरचना का निर्माण होता है, और चूंकि इसका जो आधार है वह केंद्रक होता है। ठीक है, उसका जो केंद्रक होता है उसके आधार में फिट होता है, इसलिए वह नए नए कोशिकांग को या टोपी जैसे संरचना को वह बना रहे। तो इस प्रकार इन्होंने प्रयोग पर यह स्पष्ट किया कि जो केंद्रक होता है वह विभिन्न प्रकार के गुणों का निर्धारण करता है। ठीक है, यह निष्कर्ष यह निकला कि जो केंद्रक होता है वह विभिन्न प्रकार के गुणों का जो है विभिन्न प्रकार के भागों का निर्माण करता है। इस प्रकार से उन्होंने यह प्रयोग को पूरा किया। उसके बाद हम देखते हैं कि और एक कोशिकांग होता है जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली में नलिकायुक्त कुछ भाग होते हैं जो थैलों का एक बड़ा जाल होता है। ठीक है, एक नलिका के समान संरचना और थैले के रूप में, ठीक है, एक बड़ा संरचना पाए जाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पर देखने, सामान्य आँखों से देखने पर हमें वह क्लियर संरचना में नहीं पाया जाता है, केवल हमें एक नलिकाकार एक बड़े थैले के समान दिखाई देगा। परंतु उसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करने पर हमें जो है एक ऐसे भाग दिखाई देते हैं जिसमें कुछ भाग जो है खुरदुरे रूप में होते हैं और कुछ भाग जो है चिकने होते हैं। ठीक है, तो जो खुरदुरे भाग होते हैं उन्हें खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, और जो चिकने भाग होते हैं उन्हें चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। तो इनका क्या कार्य है। ठीक है, जो खुरदुरे अंतःप्रद्रवी जालिका होते हैं वे राइबोसोम नामक कोशिकांग उसमें अटैच होते हैं, इसलिए उसे खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। और यह जो राइबोसोम है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, बात समझ लेंगे आप लोग। जो खुरदुरे अंतःप्रद्रवी जालिका का निर्माण जो होता है वह राइबोसोम नामक कोशिकांग की उपस्थिति के कारण होता है, और यह जो राइबोसोम नामक जो कोशिकांग होता है, कोशिकांग, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वह मुख्य रूप से वसा बनाने का काम करता है। ठीक है, वसा यानी कि जो फैट होता है वो उसके बनाने का काम करता है। चूँकि फैट जो होता है चिकना होता है, इसलिए उसका जो आकार है या उसका जो संरचना है वह चिकनी के रूप में होता है। और इसमें कुछ जो प्रोटीन और वसा झिल्लियों का जो बनने का क्रिया भी उसमें होता है, और इसमें मरम्मत का कार्य भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतःप्रद्रवी जालिका एवं उसका विभिन्न कार्य यहाँ उसका अध्ययन संपन्न होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो बाकी सारे जो कोशिकांग हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।